नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से जागरूक हो सकें। तो आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक सेक्शन 498A यानी कि दहेज प्रथा, जो कि ज़्यादातर महिलाएं जो है वो अपने पति पर झूठा केस कर देते हैं और बाद में फिर वो वही महिलाएं पछताती भी हैं बाद में कि मैंने झूठा केस क्यों किया, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। तो बाद में पछताते भी हैं, लेकिन ऐसा समय जो कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती कभी कभी, क्योंकि कोर्ट में एक एफआईआर दर्ज होना, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होना, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसमें उसमें कोर्ट में पहुंचना, कोर्ट में होने के बाद फिर बेल कराना। इस प्रोसेस में जो लड़के वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चरनेसनेस से बीतता है, गुजरता है उससे। और इस समय पर पूरा परिवार जो है बहुत पीड़ा में और दुख में होता है। तो ऐसे समय पर अब अब मैं ये जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमसे एक सवाल पूछा गया कि क्योंकि उनकी भी पूरी फैमिली, पूरे परिवार को सेक्शन 498A यानी कि दहेज प्रथा जैसे कानून में के तहत उनको फंसा दिया गया, जिनके परिवार में उनकी मम्मी, उनके पिताजी, उनकी सिस्टर, उनके भाई और उनके बहन, ये 5 लोगों को उनको उसमें सेक्शन 498 दहेज प्रथा की उसमें केस में उनको फंसा दिया गया, जो कि सिस्टर की शादी 10 साल पहले उनसे हो चुकी है। और बाकी और भी हैं जो परिवार में हैं, वो सब अपने अपने अलग हैं, लेकिन मदर फादर वगैरह जो इनके साथ में रहते थे, लेकिन जिनका जो है इनका सभी का नाम लेकर, और कोई डिस्प्यूट नहीं बता रहे थे कि कोई ज़्यादा डिस्प्यूट भी नहीं था, बस ये था कि फ़ोन पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया था और उसके बाद वो बातें ज़्यादा बढ़ गई और फिर उसके बाद झगड़े के बाद में वो चीज़ें जो है वो थाने तक पहुंच गया। अब ये बेसिकली कॉमन चीज़ है जो लोगों के साथ में हो जाती है। आपके साथ में अगर हुई है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पाएंगे। क्योंकि लॉ जो है, कानून जो है, वो छोटी छोटी चीज़ों से ही एक चेन बन जाती है, और जब चेन बन जाती है तो चेन एक बड़ा एविडेंस के रूप में वो काम आ जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप भी जान सकें कि किस तरीके से अपने आप को भी बचा सकते हैं आप और किस तरीके से उस केस से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, इनका सवाल हमारे लिए ये था कि सर मेरा परिवार इसमें फंस गया है, तो क्या मैं अपने परिवार को इस झूठे केस में से निकाल सकता हूँ मैं अपने, क्योंकि ये झूठा है, मुझे भी मालूम है और मेरे पास एविडेंस भी है, तो मैं क्या इस अपने परिवार को इस केस से बाहर निकाल सकता हूँ? तो जवाब है यस। अब कैसे निकालना है मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा, पूरा शुरुआत से लेकर स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे जो लाल रंग का बटन है ना, तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती हैं। अब मैं जो बताऊंगा तो इससे आपका परिवार भी बच जाएगा, जो कि अगर आप पति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पूरा फैमिली जो है वो पूरी सेफ हो जाएगी। किस तरीके से होगी, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो अब क्या करना है मैं शुरुआत से बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और फिर किस तरीके से उनसे निकलना है। सबसे पहले जो भी आपकी पत्नी कंप्लेंट करवाती है, कंप्लेंट लिखवाती है और कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद कोर्ट में जाता है, ये प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेप पीछे जाएंगे आप, यानी कि आफ्टर फाइलिंग द एफआईआर, मतलब एफआईआर होने के बाद, अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है उसके बाद या स्टार्ट होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि जो आईओ होता है, किसी भी केस में एक आईओ अपॉइंट होता है, कोई भी एफआईआर करवाते हैं, लॉन्च करवाते हैं, तो उसमें एक आईओ अपॉइंट होता है। आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि आपकी जांच करेगा, जिसके पास पूरा अधिकार है, वो चाहे तो और भी घर परिवार में लोगों को जोड़ भी सकता है और भी, और या फिर इस केस में से जिस केस को है इसको बंद भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, इसमें से कुछ लोगों को निकाल भी सकता है, बढ़ा चढ़ा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। ही हैज़ अ ऑल राइट्स। सीआरपीसी सेक्शन 173 में ये सारे उसको राइट दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस आईयू से बात करें
और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो तो आईयू जैसे आपके घर पर आएगा, लड़के के घर पे पक्ष में भी लड़के के पास भी आएगा, लड़की के ही पास आएगा, दोनों के पास वो जाएगा और दोनों से ही वो एविडेंस कलेक्ट करेगा कि क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या सबूत हैं आपके पास, जिससे कि लड़की से ये कहेगा कि आपके पास क्या क्या सबूत है जिसकी वजह से आप अपनी बात को प्रूफ कर सकते हो। एक ओरल एलिगेशन लगाना और फिर उसको प्रूफ करना डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर एविडेंस लिया जाता है, अगर लड़की के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये देखा गया कि होता ही नहीं एविडेंस, सिर्फ एलिगेशन मुंह से लगा दिया कि मुझे घर से मारा पीटा, बाहर निकाल दिए, बाहर निकालने के बाद मुझे दहेज मांग रहे हैं, ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं, होता नहीं है किसी कुछ। उसके बाद जो आईयू जो है, जब यहाँ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अब एक्यूज्ड यानी कि जो कि पति पक्ष है उसके पास जाया जाए, और वहाँ से जाने के बाद उसके बाद उस पति के जो पति और पति के परिवार वाले जो हैं उन सबसे वो पूछताछ करी जाएगी, वो बयान लिए जाएंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपके साथ में क्या क्या घटना हुई है, किस तरीके से आपको ये चीज़ें हैं वो करी थी आपने, ऐसी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपना जो स्टेटमेंट है उसके साथ साथ में एविडेंस भी दिखाएं आईयू को। वो घर पे आएंगे आपके तो घर पे आकर बैठा कर अपनी बात भी कर सकते हो, अगर नहीं आते तो आप थाने भी जा सकते हो, वहाँ पर भी जाकर उनसे बात कर सकते हो। तो वहाँ पर अब एक एक चीज़ अपनी जो भी आपके साथ में घटना हुई है आप शांतिपूर्वक, यहाँ पर कोई नहीं होगा, दूसरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर होता है तो आप ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे आप बताएं, बाद में बता सकते हैं क्योंकि समय काफ़ी मिलता है एफआईआर के करने के बाद। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम अरेस्टिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ पर चाहे तो आईयू आपको थाने से बेल भी दे सकता है और बेल देने के बाद फिर आप फ्री हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेल दे दी गई है और फिर उसके बाद आप फ्री हैं। तो जब ऐसे समय पर अगर आपको से कुछ पूछा जाता है तो आप पूरा निडर होकर, निश्चिंत होकर अपनी चीज़ों को सामने रखें कि मेरे साथ में ये घटना हुई है और इस वजह से ये घर छोड़कर चली गई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं कि ओरल बता रहे हैं आप, कुछ चीज़ें ये है जितना कह रहे हैं उतना कहने के साथ साथ में अपनी साथ में अपन एविडेंस भी दे रहे हैं, यानी कि सबूत भी दे रहे हैं। और जब सबूत देते हैं आपको तो वो भी एक इंसान है, वो भी इन चीज़ों को समझेगा, उसको भी मालूम है कि केस झूठा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं। तो आप उसको बताएंगे आईयू को हर चीज़ें कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, पूरा इंसिडेंट जो घटना आपके साथ में हुई है उसको आप क्रिएट करेंगे और रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद उन सब चीज़ों को बताएंगे आपके मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं। अब जहाँ पर उसको अगर आपने कन्विंस कर लिया आईयू को और आपने सारी चीज़ें अपने ठीक ठाक से दी हैं तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर भी वो केस को क्लोज करने की सोचेगा कि मैं केस को क्लोज कर दूँ और इसमें कोई भी दम नहीं है और किसी प्रकार से कोई एविडेंस भी नहीं है, सब झूठा है। एक तो ये बात हो गई, यहाँ पर अगर आप आईयू को कन्विंस कर लेते हैं तब आप इससे केस से बाहर निकल जाएंगे। इन केस नहीं कर पाते हैं आप उसको कन्विंस, तो वो उस केस में चार्जशीट लगाएगा। अब इसमें हो सकता है कि चार्जशीट जो है अगर 5 लोगों के नाम दिए तो 4 के नाम लगा दे, 2 के नाम पर लगा दे, 1 के नाम पर लगा दे चार्जशीट, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है कि जब आप कन्विंस करेंगे उसको तो कितना कर सकते हैं और कितना वो आपको रिजल्ट देगा, यानी कि कितना आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। तो 5 लोगों में से अगर हैं तो 4 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ऐसा भी नहीं कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ा भी सकता है किसी का नाम। तो ऐसी चीज़ों में हालांकि बढ़ाते नहीं क्योंकि वो जो है महिला जो है वो किसी का अननोन का नाम नहीं देती है, वो परिवार के देती है। 5 नाम है तो 5 नाम दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए। किसी का ऐसा नहीं होता है अज्ञात में है, एक मतलब अननोन में है कि हम जानते नहीं है उसका नाम क्या है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो इसमें नाम जोड़ने का मतलब है नहीं, लेकिन अगर चाहे तो आइयो और आप किसी ऐसे केस में है जिसमें पत्नी ने कंप्लेंट की दी है, कंप्लेंट में ये कहा गया कि मैं उसको व्यक्ति को जानती नहीं हूँ, वो अननोन है मेरे लिए, तो अननोन है तो फिर ये चीज़ें आती हैं कि दहेज कैसे मांग लिया, फिर आपसे अननोन है तो किस तरीके से आपको टॉर्चर कर दिया, तो वो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर बताए तो आपके लिए अगर ऐसी चीज़ आती है तो आप वो नाम जो आयु जो है वो नाम बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये तो थी थाने तक की बात। अब केस बात करते हैं कि अगर केस में चार्जशीट लगती है, यानी कि किसी की व्यक्ति के यानी या तो 5 के खिलाफ या फिर किसी एक के खिलाफ या किसी के 2 के खिलाफ चार्जशीट लगती है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट आपको बेल कराएगा। तो ये है कि आप अब बेल कराएं, बेल करा के फाइट करें। ठीक है, एक चीज़ ये है।
लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर चाहते हैं कि सर मैं मतलब इनोसेंट हूँ और आईओ जो है वो उसने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, जांच नहीं की है, तो आप यहाँ पर कोर्ट में जाकर अपीयर होकर डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, तो कोर्ट को अगर लगता है और कोर्ट सब को आप कन्विंस कर लेते हैं, आप या आपके वकील साहब जो हैं एडवोकेट, तो फिर आपको कोर्ट भी वहाँ से डिस्चार्ज कर सकती है। और कोर्ट का जो डिस्चार्ज करने का मैटर है, जो चीज़ें हैं उसको चाहिए ताकि वो ओरल एलिगेशन लगे हुए हैं उनको झूठा आप बता सकें। तो वहाँ से कोर्ट भी अगर आपको अगर आईओ नहीं करा तो कोर्ट भी, आप लोअर कोर्ट ही रहा हूँ मैं आपके लिए, जहाँ पर आपका केस दर्ज हुआ है उसी के जो संबंधित कोर्ट है वहाँ से भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, अगर आप कोर्ट को अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं तो। थर्ड ऑप्शन ये है, अगर नहीं हो पाता है, अगर वहाँ से भी कोर्ट से नहीं हो पाता है, तो जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपने कोर्ट में लगाई थी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और खुद को उस केस से बाहर निकालने के लिए, तो उस कंप्लेंट के साथ में जो जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी उस एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी के साथ साथ एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी और चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी, इन तीनों को सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप अपने जो भी आपके स्टेट के हाई कोर्ट है, संबंधित हाई कोर्ट है, वहाँ मूव करेंगे। वहाँ पर किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट जो अच्छे हैं उनको आप चूज़ करें और उनको चुनने के बाद उनको बताएं पूरी अपनी चीज़ें कि सर हमारे साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये हमारे साथ घटना हुई है। तो आप वहाँ पर जाकर अपने जो हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब हैं उनको वो आप मिलेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो उनको देंगे, देने के बाद वो 482 यानी कि 482 के तहत एक एफआईआर सॉरी एक रेट फाइल करेंगे। उसके द्वारा उस समय पर एफआईआर की कॉपी और चार्जशीट कॉपी और जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी उसी कॉपी तीनों उसके साथ में लगाएंगे, मूव करेंगे। उसके बाद अगर कोर्ट में वहाँ पर भी हाई कोर्ट में अगर जाकर अगर वकील जो है एडवोकेट जो है कन्विंस कर देते हैं कि ये चीज़ें जो है वो वाकई सही हैं और जो लड़का जो है या पति है परिवार है उसको वाकई उसको गलत तरीके से फंसाया गया है किसी रंजिश के कारण या किसी बिना वजह परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए अगर फंसाया गया है, तो डेफिनेटली कोर्ट आपको वहाँ पर भी रिलीफ दे सकती है। और कोर्ट रिलीफ देने के बाद अगर उसने डिस्चार्ज आपको कर दिया तो वही ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जो हाई कोर्ट ने पास किया है उसी की सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप लोअर कोर्ट में लगा देंगे। आप बिल्कुल फ्री, आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कोर्ट में किसी प्रकार से लड़ने या फिर किसी टाइम पर अपीयर होने की। तो ये चीज़ें हैं, ये इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। ये इस तरीके से आप अपने जो केस है उस केस में से नाम निकलवा सकते हैं। ये तो था मतलब एक साधारण एक मतलब लॉ के तरीके प्रोसीजर। और साथ ही साथ में अगर आप किसी प्रकार से अपनी पत्नी को मना लेते हैं और झगड़ा खत्म हो जाता है तब भी केस कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो थाने में भी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ आपको एक नॉलेज के रूप में है। और भी अगर आप जानकारी ले सकते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है आप तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें और किसी प्रकार से वो फंस ना सकें। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होंगे, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक करें, कमेंट करें, जो आपको अच्छा लगता है आप कहें। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।